हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का द फ्यूचर क्रिएटर्स पे। तो आज जो है कि अध्याय नंबर जो है चौथा है आप लोग का, है ना। और पहले चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर आप लोग कंप्लीट हो चुका है। पर मैं कंटेंट आप लोग को दिखा देना चाहती हूँ। तो हम लोगों ने अधिगम एवं अर्जन कंप्लीट कर लिया है। भाषा शिक्षण के सिद्धांत हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। भाषा दक्षता का विकास भी कंप्लीट है। और इसी से एक बात आप लोगों को मैं बता दूं, तो भाषा दक्षता आज मैं 2 चैप्टर कंप्लीट कराऊंगी आप लोगों को, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, है ना। तो भाषा अधिगम में व्याकरण की जो भूमिका है, 1 नंबर का प्रश्न आप लोग का हमेशा आता है, ठीक है ना। व्याकरण की क्या भूमिका है? मौलिक भूमिका है भाई। बिना व्याकरण के आप शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते, शुद्ध लेखन नहीं कर सकते, शुद्ध तरीके से जो है कि पठन नहीं कर सकते। तो सब कुछ जितनी आपकी कौशल है, यानी कि दक्षता है, जो भाषा दक्षता है, वो पूरे तरह पूर्णतः अगर कहा जाए, अगर शुद्ध उच्चारण करना है, शुद्धतम रूप से देखना है उसको, तो उसमें व्याकरण का बहुत ज्यादा अहम रोल है। तो आप कह सकते हैं कि जो व्याकरण की भूमिका 1 नंबर का था, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है आपका। और थोड़ा सा बस ये समझना है कि व्याकरण की क्या क्या भूमिकाएं हैं, उद्देश्य क्या होता है इनका प्रयोग का, ठीक है ना। ये चीजें हो गई। बाकी भाषाई कौशलों का विकास, तो मैं आप लोग को एक बार यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि जो आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा ना, भाषा दक्षता और विकास, इसी से रिलेटेड ये आपकी जो चैप्टर है 5 नंबर, ये भी आपका उसी तरीके से है। तो इसमें हम सारे चारों की चारों जो कौशल मैंने आप लोग को बताया था, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग, है ना, ये जो आपके 4 कौशल्स मैंने आप लोग को बता रखे थे, तो वो चारों की चारों सुपोपली की बात कर रहे हैं। तो सुपोपली में उनका विकास कैसे करना है, ये सारी चीजें इसमें विद्यमान है, ठीक है ना। तो ये चीजें हो गई। बाकी सहायक सामग्री के विषय में आप लोग को बताया मैंने, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, हस्त सामग्री, और भी जो डिजिटल चीज़ें हैं जो कि हमें लर्निंग में हेल्प करती हैं, अधिगम में हेल्प करती हैं, बच्चों को सीखने सिखाने में मदद करती हैं। तो वो सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, और कब किसका कहाँ प्रयोग होता है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें जो है कि आप लोग ये चीज़ों को देखें। अब बात करते हैं यहाँ पे चौथे चैप्टर की। तो भाषा अधिगम व्याकरण की क्या भूमिका है, ये इस चैप्टर पे चलते हैं। और आज आप लोग के चौथे नंबर पे चैप्टर में हम लोग चलने वाले हैं, जिसका नाम भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। चल, तो सबसे पहले मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन बता दूं, व्याकरण का क्या अहम योगदान है आपके भाषा शिक्षण में। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसने विचारों के आदान प्रदान के लिए कुछ सार्थक ध्वनि प्रतीकों को अपनाया। ये ध्वनि प्रतीक की भाषा कहलाते हैं। यानी कि अपने विचारों को जो जब प्रदान करके कोई ना कोई माध्यम होता है, चाहे वो सांकेतिक माध्यम हो, लिखित माध्यम हो, या फिर मौखिक माध्यम हो। 3 माध्यमों के द्वारा जो है कि हम जो है भाषा को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, लैंग्वेज को शेयर, अपनी बातों को शेयर करते हैं, अपने विचारों को शेयर करते हैं, बांटते हैं या फिर प्रसारित करते हैं, है ना। तो उसमें जो है कि शुद्धतम रूप से हो रहा है कि नहीं, बातों को समझ स्पष्ट रूप में है कि नहीं, तो सुस्पष्ट होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है इसमें, है ना। तो कालांतर में भाषाओं के सर्वमान्य रूपों का विश्लेषण कर उनमें कुछ नियम निकाले गए। ये नियम ही भिन्न भिन्न भाषाओं के अपने व्याकरण के अंग हैं। यहाँ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पहले भाषा का विकास हुआ, फिर व्याकरण बना था। भाषा पहले बोली गई है। भाषा तो अब कई तरीके की हो जाती है, फिर मातृभाषा भी होती है। तो क्या मातृभाषा में व्याकरण की आवश्यकता होती है? हुर्रे, रुक 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 रुक, अब यहाँ भी किसी तरीके की चीजें हैं, वाह मैंने यह कार्य कर लिया, आहा मैंने यह कार्य कर लिया। तो इसको भी जो है व्याकरण का रूप किसने दिया? इन सारे शब्दों को, वाक्यों को किसने दिया, है ना। उछल कूद, हट हट करके, धम से, छर्र से, इस तरीके के शब्द भी प्रयोग किए गए। तो इसको हम लोगों ने बाद में व्याकरण से जोड़ा है ना। तत्सम तद्भव देशस विदेशस वगैरह जब आपने पढ़ी होंगी हिंदी में, तो उसमें हम लोगों ने बाद में इन चीजों को जोड़ा है। तो पहले भाषा का विकास हुआ था, व्याकरण का विकास बाद में हुआ था। क्यों? क्योंकि जो नियम बनते हैं वो बाद में बनते हैं किसी चीज पे। पहले किसी चीज का विकास हो लेता है, पहले ही नियम कभी भी नहीं बनता है किसी भी चीज का। या सृष्टि निर्माण हुआ है या फिर किसी भी चीज का निर्माण हुआ है, तो नियम पहले नहीं बनते हैं। पहले साधारणतया कोई भी चीज का विकास होता है, कोई भी, चाहे भाषा हो, जीवन की कोई शैली हो, या फिर तौर तरीके हों, या फिर कोई भी भौतिक वस्तुएं हों, या फिर जैविक वस्तुएं हों, वातावरणीय वस्तुएं हैं। नियम उन पे बाद में बनने शुरू होते हैं और वो लगातार बनते जाते हैं और बनते जाते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे भाषा को लेकर के है। तो भाषा को लेकर के भी मैंने आपको ये चीजें बता रखी है। व्याकरण ऐसे शास्त्र है जो हमें यह बताता है कि किस वाक्य में कौन सा शब्द कहाँ रहना चाहिए। व्याकरण तो भाषा के सर्वमान्य रूप का संरक्षण करता है, लेकिन भाषा तो फिर भी व्याकरण के नियमों से इधर उधर हो ही जाता है ना। अब भाषा में मैंने आप लोगों को बताया है कि उपभाषा, बोलियां और उपबोलियां इसी में सम्मिलित है। तो क्या आपको लगता है कि उपबोलियां और बोलियां भी जो है व्याकरणिक रूप से बोले जाते हैं? कोई नियमावली होती है उसमें? जी नहीं। तो कुछ जो सामान्य भाषाएं होती हैं, भाषाओं में जो बोलियां हैं, उपबोलियां हैं, उपभाषाएं हैं, उनमें जरूरी नहीं है कि आपको व्याकरणिक नियम डाले जाए, क्योंकि जो व्याकरण पढ़ते हैं
नियमतः शुद्धतम रूप होता है हिंदी का या फिर किसी भी भाषा का। व्याकरण तो हर भाषा का होगा ना, जितनी भी भाषाएं विश्व में है उनके व्याकरण होंगे, उनके नियम कहीं ना कहीं किसी किताबों में होंगे, तो वो जो है कि उनके नियम को क्या करता है, सुसज्जित करता है। लेकिन अब यहाँ पे बात करते समझते हैं भाषा को, भाषा किसे कहते हैं। भाषा के विषय में आप बहुत अच्छे से जो है कि जानकार होंगे। भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्टतया समझ सकता है। मनुष्य के कार्य उसके विचारों से उत्पन्न होते हैं और इन कार्यों में दूसरों की सहायता अथवा सम्मति प्राप्त करने के लिए उसे विचार दूसरों को प्रकट करने पड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम समझेंगे चीजों को। बहरे और गूंगे मनुष्य अपने विचार संकेतों से प्रकट करते हैं। अगली बात समझ में, तो एक सांकेतिक भाषा भी, भाषा का माध्यम कितने प्रकार से हो जाता है, तो 3 प्रकार से हो जाता है भैया। या तो आप उस बात किसी भी बात को या फिर विचार को आप मौखिक रूप से बोलते हैं, यानी मुख से बोल करके मौखिक रूप से। एक आपका माध्यम होगा लिखित रूप से, एक माध्यम क्या होगा आपका लिखित रूप से होगा, और एक हो जाएगा आपका सांकेतिक। ये आपके 3 माध्यम हो जाएंगे, ये आपके 3 माध्यम हो जाएंगे, है ना। तो अब यहाँ पे बात करें, अब जैसे यहाँ पे ये फिजिकली डिसेबल्ड है यानी कि दिव्यांग है, यानी कि आपके जो बहरे हैं या फिर गूंगे हैं मनुष्य, वो अपने विचारों को कैसे प्रकट करते हैं, इशारे से बात करते हैं, तो वो आपकी एक सांकेतिक भाषा हो जाती है, संकेतों से प्रयोग किया जाता है। उसी तरीके से ट्रैफिक पुलिस में आपने देखा होगा, ट्रैफिक पुलिस जो होते हैं या फिर ट्रैफिक सिग्नल वगैरह को जो साइन, वो भी एक तरीके से सांकेतिक भाषा है कि नहीं, है ना। उन्होंने बोला नहीं, लिखा नहीं, लेकिन आपको आप तक विचार पहुंच गए, तो वो भी आपका सांकेतिक माध्यम होता है। बच्चा केवल रो कर अपनी इच्छा जताता है, कभी कभी केवल मुख की चेष्टा से मनुष्य के विचार प्रकट हो जाते हैं। इन सब संकेतों को लोग ठीक नहीं समझ सकते हैं और इनसे सब विचार ठीक प्रकट हो सकते हैं। इस प्रकार की सांकेतिक भाषाओं से शिष्ट समाज का काम नहीं चल सकता है ना। शिष्ट समाज कहने का सेंस ये है कि विशिष्टतम रूप से, है ना, विशिष्टतम रूप से किसी बात को, है ना, जिससे सुनने में लगे कि हाँ कुछ चीजें सुनी जा रही, जिसे सुनने में लगे कि कुछ कहा जा रहा है ना। तो ये जो सारी चीजें होती हैं वो आपके यहाँ पे शिष्ट समाज का काम नहीं चल सकता है खाली सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके। पशु पक्षी आदि जो बोली बोलते हैं उससे दुख सुख आदि मनोविकारों के सिवा और कोई बात नहीं जानी जाती है ना। अब वो क्या अपने में आपस में बात करते, क्या कभी को कोई पहचान पाता है, नहीं पहचान पाता है। लेकिन वो दुख सुख कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे कि मान लीजिए मैं कुत्ते का उदाहरण दूं, तो कुत्ता जब खुश होता है, अगर मालिक उसका आता है और खुश होता है तो उछल करके जो है कि आवाज निकालता है ना। तो इसका मतलब क्या है, इससे ये पता चलता है कि वो डॉग जो है वो हैप्पी, खुश है ना। तो ये चीजें पता चलती है, सुख और दुख का पता चलता है। बट जो उसकी विशिष्ट बातें हैं, वो भूखा है या फिर किसी अन्य तरीके की जो भावनाएं हैं, क्या वो आपसे शेयर कर सकता है, नहीं। तो कहने का मतलब है कि केवल सांकेतिक भाषा जो है कि पर्याप्त नहीं होती है। मनुष्य की भाषा से उसके सब विचार भली भांति प्रकट होते हैं, इसलिए वो व्यक्त भाषा कहलाती है। दूसरी सब भाषाएं या बोलियां अव्यक्त होती हैं। व्यक्त यानी कि जाहिर करना, किसी के समक्ष रखना किसी चीज, है ना। अब समझेंगे, भाषा आपने देख लिया, ठीक है ना। अब व्याकरण अनुवाद प्रणाली क्या है, प्रणाली सिस्टम की बात करेंगे। अनुवाद करना, ठीक है ना, ट्रांसलेट करना। आखिर कैसे अनुवाद करते हैं, आइए देखते हैं। भाषा शिक्षण में व्याकरण शिक्षण विद्यार्थियों के लिए एक आवश्यक और मुख्य तत्व के रूप में जाना जाता है। यह उनको शुद्ध भाषा का प्रयोग सिखाते हैं, सृजनात्मक प्रतिभा का विकास करने तथा भाषा विश्लेषण और तर्क शक्ति का विकास करने में के उद्देश्य में से सिखाया जाता है। व्याकरण के बिना भाषा शिक्षण अधूरा माना जाता है। कोई भी भाषा हो, दुनिया की कोई भी भाषा, उसकी कोई ना कोई एक गाइड बुक होती है जिसके नियम पे, जिसके नियमावली को पालन करके वो भाषाएं जो है कि और प्रतिपुष्टित की जाती हैं। आगे बात सुनिए। अब व्याकरण का अर्थ क्या होता है, व्याकरण का अर्थ क्या होता है। व्याकरण शब्द कैसे बना है, वी धन आ धन क, यानी कि वी धन, इसमें 2 उपसर्ग लगे हुए हैं, वी धन आ धन। अब उपसर्ग भी पढ़ाया मैंने, संधि भी आप लोग को पढ़ाया, तो उम्मीद है कि किसी तरह की त्रुटि नहीं करेंगे आप यहाँ पे। करण, करण यानी कि करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे धातु ल्यूट के योग से बना है, जिसका तात्पर्य है कि व्याक्रियन्ते, अर्थात जिसके द्वारा अर्थ स्वरूप के माध्यम से शब्दों की व्याख्या होती है। अर्थ स्वरूप के माध्यम से, यानी कि
उसका जो स्वरूप होगा अर्थात्मक हो, यानी उसका अर्थपूर्ण व्यवहार रहेगा। किसी भी शब्द का, किसी भी चीजों का, कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप उदाहरण स्वरूप उपसर्ग प्रत्यय पढ़ रहे हैं, देशस विदेशस पढ़ रहे हैं, तद्भव तत्सम पढ़ रहे हैं, तो एक अर्थपूर्ण तरीके से चीजों को पढ़ रहे हैं जिसका एक संप्रत्यय होगा, जिसका एक प्रत्यय होगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि वह अर्थपूर्ण तरीके से क्या करना, चलना, समझना या जानना, है ना, शब्दों की व्याख्या से होती है। तो इसका अर्थ यही होता है। व्याक्रियन्ते संस्कृत शब्द है, तो व्याक्रियन्ते इसका शुद्ध अर्थ हो जाएगा। महर्षि पाणिनि और पतंजलि ने व्याकरण को शब्दानुशासन कहा है। अनुशासन कहने का मतलब है शब्द जो अनुशासन में रहते हैं, शब्द जो अनुशासन में रहते हैं। तो पतंजलि की बात कर ले, महर्षि पाणिनि की बात कर ले, पतंजलि ऋषि की बात कर ले, तो इन्होंने व्याकरण को क्या कहा है, शब्दानुशासन कहा है, अर्थात व्याकरण भाषा को अनुशासित करता है। भाषा को अनुशासित करने का हमने कहा श्रेष्ठतम या फिर विशिष्टतम रूप होता है हर भाषा का, तो वही चीज है यहाँ पे आपका, ठीक है ना। अगली बात कर ले, व्याकरण की परिभाषा क्या होती है। तो महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में इसे शब्दानुशासन कहकर परिभाषित किया है कि भैया यह किसी भी भाषा का शब्दानुशासन होता है, यह परिभाषा दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है ना। डॉक्टर स्वीट के मतानुसार व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण अथवा उसका शरीर विज्ञान है। डॉक्टर स्वीट ने क्या कहा है, डॉक्टर स्वीट के अनुसार व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण, व्यवहार में लाया जाना, किए जाने वाला विश्लेषण अथवा उसका शरीर विज्ञान है। किसी भी भाषा में शरीर विज्ञान समझ रहे हैं, आपके शरीर का विज्ञान, आपके शरीर का विज्ञान, जितने सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसका जो व्यवहार है ना, या फिर उसका विज्ञान है। उसी तरीके से भाषा की जो शरीर होती है, भाषा की जो शरीर होती है, उसके विज्ञान को पढ़ना, एक एक पूंजी निकाल करके उसकी चीजों को समझना, अध्ययन करना ही व्याकरण है। ऐसा किसने कहा, डॉक्टर स्वीटी का। मुझे तो बड़ा शानदार डेफिनेशन लगता है, इसलिए मैंने इसको शामिल भी किया था। व्याकरण के अंग आपने पढ़े, और मैंने ये सारी चीजें पढ़ा रखी है हिंदी मौलिक व्याकरण में, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया, ये सारी चीजें पढ़ा रखी है। वर्ण विचार हम लोगों ने पढ़ा था, शब्द विचार पढ़ा था, पद विचार पढ़ा था, वाक्य विचार पढ़ा था, है ना। तो व्याकरण के कितने अंग होते हैं, तो 4 अंग होते हैं भैया, 4 अंग होते हैं। कौन कौन से, वर्ण विचार। इस विचार में वर्णों के उच्चारण, रूप, आकार, भेद, वर्णों को मिलाने की विधि, लिखने की विधि बताई जाती है। शब्द विचार, इस विचार में शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति से नहीं, इस बात का ध्यान रखना है आपको। उत्पत्ति अलग चीज हो जाती है, व्युत्पत्ति अलग चीज हो जाती है। उत्पत्ति का मतलब होता है इतिहास, स्रोत या फिर जन्म की बात की जा रही है, और वहीं पे बात करेंगे व्युत्पत्ति की, तो ये होता है भैया रचना या फिर बनावट। ये क्या होता है, रचना या फिर बनावट, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्लियर। रचना, रूप, प्रयोगों, उत्पत्ति आदि का अध्ययन करवाया जाता है। पद विचार, इस विचार में पद का तथा पद के भेदों का वर्णन किया जाता है। शब्द जब स्वतंत्र शब्द जब किसी वाक्य में, किसी पंक्ति में, किसी अनुच्छेद में पिरो दिए जाते हैं, आरोपित कर दिए जाते हैं, तब वो पद कहे जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। वाक्य विचार की बात कर ले तो इस विचार में वाक्यों की रचना, उनके भेद, वाक्य बनाने, वाक्यों को अलग करने, विराम चिन्ह, पद परिचय, वाक्य निर्माण, गठन, प्रयोग, उनके प्रकार आदि का अध्ययन करवाया जाता है। ये सारा आपका क्या व्याकरण का नियम है, जो हम लोगों ने मौलिक व्याकरण में 15 नंबर का जो आप लोगों ने कंटेंट पढ़ा था, वो यहीं से आया था, ठीक है ना। अब व्याकरण की विशेषताएं क्या होती है, व्याकरण की विशेषताएं क्या होती हैं। तो व्याकरण का ज्ञान भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए आवश्यक है, ठीक है। जाहिर सी बात है, तब से तो मैं यही रटे जा रही हूँ, बोल रही हूँ कि नहीं तब से, कि शुद्ध पर्याय, यानी कि भाषा का शुद्ध पर्याय अगर देना है तो आप व्याकरण कहेंगे, ठीक है। क्योंकि व्याकरण शास्त्र में शब्दानुशासन है, अर्थात व्याकरण ही भाषा को अनुशासित करता है और नियमबद्ध करता है। व्याकरण भाषा के स्वरूप बनावट को संभाल कर उसकी उचित व्यवस्था करता है। ये विशेषताएं है व्याकरण की। भाषा के शरीर का विज्ञान व्याकरण ही है तथा भाषा का व्यावहारिक विश्लेषण करता है। व्याकरण प्रचलित भाषा संबंधी नियमों की व्याख्या करता है। तो ये थी विशेषताएं व्याकरण की। अब व्याकरण और भाषा का संबंध क्या है, ये कैसे इंटर रिलेटेड है, ये आपस में संबंधित कैसे हैं, कैसे जटिल संक्रियाएं देते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं। कोई भी व्यक्ति व्याकरण को जाने बिना भाषा के शुद्ध रूप को नहीं सीख सकता है। इसी वजह से भाषा और व्याकरण का बहुत ही गहरा संबंध है।
व्याकरण भाषा को उच्चारण, प्रयोग, अर्थों के प्रयोग के रूप में निश्चित करता है। ये देखिए यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं आपके, ठीक है ना, पूछा जा सकता है ऐसे कि भाषा और व्याकरण आपस में संबंधित है, व्याकरण और भाषा आपस में स्वतंत्र है, व्याकरण और भाषा अंतर्निहित है ना, ऐसे ऑप्शंस होंगे। इसमें से आपको बताना व्याकरण और भाषा से संबंधित इनमें से कौन से तथ्य सही है या फिर गलत है, ऐसे ऑप्शंस रहेंगे। तो आपको ये कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर रहना चाहिए। बस इस बात का ध्यान देना है आपको कि व्याकरण और भाषा आपस में क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, और साथ ही भाषा का जो अस्पष्ट रूप होता है जो व्याकरण के निहित होता है, व्याकरण में क्या होता है, निहित होता है, इस बात का ध्यान देना है। मनुष्य मौखिक एवं लिखित भाषा में अपने विचार प्रकट कर सकता है और करता रहा है, किंतु इसे भाषा का कोई निश्चित और शुद्ध स्वरूप स्थिर नहीं हो सकता है। भाषा के शुद्ध और अस्थायी रूप को निश्चित करने के लिए नियमबद्ध योजना की आवश्यकता होती है। इस नियमबद्ध योजना को हम व्याकरण कहते हैं। तो कुल मिला के वही बात, तब से व्याकरण कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। तो कुल मिला के इसमें बहुत ज्यादा नहीं, एक नंबर का मैंने बोला है कि एक नंबर का प्रश्न इसमें से रहता है, तो इस बात का बस ध्यान देना है। व्याकरण शिक्षण का महत्व भाषा परिवर्तनशील है और विकासशील है। ये सब पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट है, इस बात को नोट कीजिए। महत्व और इंपॉर्टेंट उपयोगिता से प्रश्न आ सकते हैं आपके। व्याकरण इसके विकास पर नियंत्रण का कार्य करता है। व्याकरण भाषा को अव्यवस्थित और उच्छृंखल होने से बचाता है। उच्छृंखल का मतलब होता है उद्दंड, इधर उधर, अव्यवस्थित इसका अर्थ होता है, ठीक है, यानी अव्यवस्थित होने से बचाता है, यानी कि व्यवस्थित करता है। अतः भाषा के स्वरूप को शुद्ध रखने, उसको विकृतियों से बचाने के लिए व्याकरण की शिक्षा क्या होती है, जरूरी होती है। व्याकरण भाषा का सहचर है, सहचर यानी फ्रेंड है। भाषा रूप भवन की रचना शब्द रूपी ईंट, व्याकरण रूपी सीमेंट के समुचित योग से संभव है। जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए आपको सीमेंट, बालू, कंकड़, कंक्रीट की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से व्याकरण जो है भाषा को सुदृढ़ बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, ठीक है ना। तो ये था आपका अध्याय 4, अध्याय 4 था ये, और ये है आपका अध्याय 5, ठीक है। इसका अर्थ है भाषाई कौशल का विकास। आइए देख लेते हैं। इसमें आपका आएगा सुबोपली, सुबोपली यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। प्रस्तावना समझेंगे। भाषा एक कला है, दूसरी कलाओं की भांति इसे सीखा जाता है और सतत अभ्यास से इसमें प्रवीणता है ना, क्या आती है, प्रवीणता आती है। जिस प्रकार दूसरी कलाओं में साधनों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भाषा सीखने के लिए भी साधन की आवश्यकता होती है। साधन का दूसरा नाम है अभ्यास, यानी प्रैक्टिस करना। कला की साधना अंततः आदत बन जाती है। शुद्ध एवं शिष्ट बोलने वाले व्यक्ति को स्कूल में पढ़े व्याकरण के नियम याद न हो, लेकिन बोलते वक्त स्वतः उसके मुख से व्याकरण सम्मत शुद्ध भाषा ही निकलेगी। आगे बात समझे। तो कहने का मतलब इनका बहुत बड़ा, तो भाषा एक तरीके से कला ही है ना। देखिए किसी चीज को आप नियमबद्ध कर दीजिए, है ना, और उसको एक लिमिट दे दीजिए। मानसिक लिमिट की बात नहीं कर रही हूँ, है ना, आप उसको नियमित नियम से बांध दीजिए, है ना, तो वो कला का रूप ले लेगी। ये कला को आप डिसिप्लिन्ड वे में ही कर सकते हैं, वरना वो अव्यवस्थित हो जाता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है यहाँ पे, तो ये चीजें यहाँ पे बताई गई है। तो भाषा में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, कुछ भी हम नहीं बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं सुन सकते हैं, है ना, और कुछ भी नहीं पढ़ा जा सकता और कुछ भी नहीं लिखा जा सकता है। आप कुछ भी कर रहे हैं तो फिर आपका जीवन भी कुछ भी हो जाएगा, फिर आपका लाइफ भी कुछ भी हो जाएगा, और फिर आपका सब कुछ भी हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं करना है, इसीलिए कहा गया कि ये कला है ना। और कला को सजीव बनाने के लिए, सुस्पष्ट बनाने के लिए हमें सुदृढ़ नियम और डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है, शालीनता की आवश्यकता होती है। तो वो कौन देता है, तो व्याकरण देता है। ये सारी शैलियां जो है कि अगर सूचीबद्ध करनी है, नियमबद्ध करना है, एक अच्छा सुदृढ़ रूप देना है उसको, तो व्याकरण की आवश्यकता होती है। अब भाषा ज्ञान अर्जन का सशक्त साधन है, परंतु सबसे पहले भाषा कौशलों यानी LSRW, L से लिसनिंग, S से स्पीकिंग, R से रीडिंग, W से राइटिंग में प्रवीणता प्राप्त करने की आवश्यकता होती है ना। श्री S.K. देशपांडे ने इस तथ्य पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है कि भाषा शिक्षण का संबंध
केवल ज्ञान प्रदान करना या सूचनाएं प्रदान करना मात्र नहीं है, बल्कि भाषा सीखने वालों को इन चारों विविध कौशलों में दक्ष बनाना है। यानी कि दक्ष बनाने का दक्षता प्राप्त, आप एक स्किल्ड पर्सनालिटी से क्या हो जाए, भरे पूरे हो जाए। यानी कि आप कुछ भी ना बोलें, कुछ भी ना सुने, कुछ भी ना पढ़ें, कुछ भी ना लिखें, है ना, तो आपको अगर समाज में या फिर अन्य लोगों से भाषा व्यवहार बनाना है तो उसके लिए सुस्पष्टता बहुत जरूरी है, जिसमें जो ये LSRW है बहुत ही अहम रोल प्ले करेगा। क्योंकि जरूरी है ये LSRW ही तो ऐसा माध्यम है जिनसे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब इन चारों कौशलों में दक्षता प्राप्त करने का अर्थ क्या है भैया, क्या अर्थ क्या, अभी मैंने बताया आप लोग को इसका अर्थ क्या है। बार बार एक ही चीज तब से मैं बता रही हूँ ना, बोल रही हूँ ना कि अगर इनमें दक्षता प्राप्त करनी है तो क्या उद्देश्य हो सकता है। पहले भैया कि शुद्ध बोलना, क्या आप शुद्ध बोलने सीख जाए, स्वच्छंद बोलने सीख जाए, स्वतंत्र बोलने सीख जाए। अब स्वतंत्र में कुछ भी बोलने सीख जाए नहीं, उसके लिए भी नियम बना दिए गए हैं कानूनी रूप से, तो कुछ भी नहीं बोलना है भैया। आपको स्वच्छंद बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि व्याकरणिक रूप से अपने भाषा को पूर्णतः समझने योग्य बोल रहे हैं, है ना, तो वो चीजें होती हैं। तो यहाँ पर शुद्ध भाषा बोलना, इनका उद्देश्य क्या होता है, इसका अर्थ क्या है कि भैया आप चारों कौशलों में दक्ष हैं, यानी कि लिसनिंग में, स्पीकिंग में, रीडिंग में, राइटिंग में आप अगर दक्ष हो, ठीक है ना, कौशल प्राप्त कर लिया आपने, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, शुद्ध भाषा बोलने सीखना है, सफलतापूर्वक सस्वर यानी स्वर के साथ, यानी कुछ शब्दों को खा नहीं लेना है, कुछ शब्दों को गायब नहीं कर देना, कुछ वर्णों को गायब नहीं कर देना है, सस्वर एवं मौन पाठन भी कर सकें आप। मौन पाठन मैंने पढ़ाया पिछले क्लास में, चैप्टर 3 में बता रखा है मैंने, मौन पाठन बता रखा है आपको। धैर्यपूर्वक दूसरों की बात सुनना, सबसे सुंदर, ये बहुत कम लोगों में पाया जाता है। आप धैर्यपूर्वक, आप किसी की बात नहीं सुन पा रहे हैं, यानी कि आप में इस स्किल्स की कमी है। सुनना, मैंने क्या बोला कि सुबोपली, सुनना पहली कला होती है भाषा की। भाषा की सुनना जो है बहुत ही खूबसूरत कला होती है। अगर आप ध्यान से बातों को सुनेंगे, ध्यान बना रहेगा, तो चीजें जो है कि आगे भी क्लियर होती रहेंगी, यानी कि आप फिर अच्छा बोल भी पाते हैं, पढ़ भी पाते हैं और लिख भी पाते हैं। तो सबसे पहली कला क्या होनी चाहिए, सुनना। सबसे पहली कला आपकी सुनने में होनी चाहिए। धैर्यपूर्वक दूसरों की बात सुनना जो है दक्षता का पहला लक्षण होता है, तब माना जाएगा कि आप अपनी भाषा में दक्ष हो, स्किल्ड हो। प्रभावपूर्ण भाषा में लिखकर अपने विचार प्रकट करना, ठीक है ना, प्रभावपूर्ण भाषा में लिखकर अपने विचार प्रकट, यानी कि लिख ले रहे हैं आप, सुंदर से लिख ले रहे हैं, यानी अपनी भाषा को अच्छे से व्यक्त कर पा रहे हैं, सुस्पष्ट व्यक्त कर पा रहे हैं, ये भी दक्षता का एक प्रकार है। तो आपका चारों भाषाओं में, चारों शैलियों में आपका दक्षता प्राप्त करने का अर्थ यही है, ठीक है ना। साहित्य का रसास्वादन करना इत्यादि। साहित्य का रसास्वादन करने का अर्थ यह है कि आप कोई भी लिटरेचर पढ़ रहे हो, कहानी पढ़ रहे हो, नाटक पढ़ रहे हो, कविता पढ़ रहे हो, कोई भी चीज पढ़ रहे हैं आप अच्छी नॉलेज है, आपको सुनने की अच्छी नॉलेज है, बोलने की अच्छी नॉलेज है, पढ़ने की अच्छी नॉलेज है, लिखने की अच्छी नॉलेज है, तो आप भाषा में पूर्णतः दक्ष हैं। और जब आप दक्ष होते हैं भाषा में तो आपको मजा आता है, कोई चीज पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद वो चीज समझने में बड़ा ही मजा आता है, और आसान, सबसे बड़ी बात कि आप आसानी से उन चीजों को समझ लेते हैं। तो रसास्वादन करने का मतलब कि रस का स्वाद ले पाते हैं, है ना, रस का स्वाद ले पाते हैं। रस का मतलब जूस वाला रस, फल वाला रस की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे, जो साहित्य से निकलने वाला अनुभव है, जो साहित्य से निकलने वाला जो आनंद है, उसकी बात कर रही हूँ, वो उस रसपान की बात कर रही हूँ। जब वो रसपान आप करते हो और उसका स्वाद ले लेकर के पढ़ते हैं ना, तो वो कॉन्सेप्ट आप कभी नहीं भूलेंगे और आजीवन आपके साथ वो चीजें चलेंगी, फिर आपके जीवन शैली में और सुधार लाने में मदद करेंगे, है ना। तो साहित्य को इसीलिए एक सब्जेक्ट के रूप में माना गया है कि ये आपके जीवन को सुधारती है, ठीक है ना। भाषाई कौशलों का विकास कैसे करते हैं, है ना। भाषाई कौशल कौन से हो गए, 4 हो गए, SLRW, है ना, सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये आपके कौशल हैं, 4 कौशल हैं। इसका विकास कैसे करें, आइए एक एक करके पढ़ेंगे, है ना। भाषाई कौशल का अर्थ भाषाई संप्रेषण के 4 प्रमुख आयाम सुनना, पढ़ना, बोलना तथा लिखना है, भाषाई कौशल कहे जाते हैं। सबसे पहला कौशल आता है आपका पढ़ना। यहाँ पे पठन की बात कर लेते हैं पहले, ठीक है ना। पठन कौशल का अर्थ क्या होता है, कैथरीन ओकानर के अनुसार क्या है, कैथरीन ओकानर ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि वाचन या फिर पठन, देखिए पठन को वाचन भी बोला जाता है, ठीक है ना।
वह जटिल अधिगम प्रक्रिया, अधिगम यानी सीखने की प्रक्रिया, अधिगम का मतलब क्या हो गया, सीखना, सीखने की प्रक्रिया, ठीक है ना, सीखने की प्रक्रिया हो गई, ठीक। तो अधिगम प्रक्रिया है जिसमें दृश्य श्रव्य सर्किटों का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंध निहित है। अब ये देखिए, ये क्या है, जटिल अधिगम प्रक्रिया है, पढ़ना, पढ़ रहे हैं यानी कि उसमें दृश्य श्रव्य सर्किटों का, सर्किट समझ रहे हो ना, साइंस से सर्किट आपका आ गया है। बिजली कहाँ से गुजरती है, बिजली का रास्ता कहाँ से होता है, जिस रास्ते से गुजरती है उसको सर्किट बोलते हैं, है ना। तो जो दृश्य यानी कि देखना, श्रव्य यानी सुनना, सर्किट का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से, मस्तिष्क में जो अधिगम केंद्र है जहां से आप सीखते हो, लर्निंग करते हो, ब्रेन में, वो से संबंध निहित है, उससे संबंध निहित, यानी कि ब्रेन में जो स्थान है, अधिगम सीखने का जो रास्ता है, सर्किट है, उसको जोड़ता है किससे, श्रव्य से और दृश्य से, दृश्य से श्रव्य से जोड़ता है। आगे बात सुनिए, किसने कहा है, ये कैथरीन ने कहा है, कैथरीन ओकानर के अनुसार है। पठन कौशल का आशय और प्रकार यहाँ समझेंगे, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है। तो पठन कौशल भाषा शिक्षण का आवश्यक अंग है। पठन कौशल को वाचन कौशल भी कहा जाता है। वाचन शब्द वाक धातु से बना जिसका अर्थ है शब्द वाणी अथवा कथन, ठीक है ना। अब आइए अर्थ ग्रहण पर आधारित विधियां, पठन कौशल की बात करेंगे। अगर आपको पढ़ना है तो ये 4 विधियों का प्रयोग करते हैं। पठन कौशल प्राप्त करने के लिए 4 विधियों का प्रयोग होता है, ध्यान समझिएगा। अगर आपको पढ़ना अच्छा आना चाहिए तो आप कौन सी विधियों का पालन करेंगे, तो ये 4 विधियां यहाँ पे दी हुई है। सबसे पहली विधि है देखो और कहो विधि। देखो और कहो विधि, आपने कोई कहानी कविता देख ली या फिर कोई चित्र देख लिया, उसके बाद आप उसका विवरण दे सकते हैं, आप उसके विषय में बता सकते हैं, तो वो आपकी बात क्या हो जाती है, कहो और देखो और कहो विधि। तो जब आप कोई चीज देख रहे हैं उसको आत्मसात कर ले रहे हैं, और आत्मसात करने के बाद आप उन चीजों को स्पष्ट रूप से कह पा रहे हैं, इसका मतलब आपने दक्षता का पहला स्टेप पार कर लिया। दूसरा वाक्य विधि, वाक्य का अच्छा प्रयोग कर ले रहे हैं पढ़ने। कहानी विधि, कहानी क्या ले रहे हैं, कोई अनुच्छेद दे दिया जाएगा, कोई आपको खड़ा करके बोल दिया भैया कुछ इस पे स्पीच बोल दीजिए, या फिर कोई शब्द दे दिया, इस शब्द पे बोलते जाइए। कोई एक शब्द दे दिया जाए, मेरे को बड़ा मजा आता है, मेरे को एक शब्द दे दो, फिर देखो शुरू होने खत्म होने का नाम ही नहीं ले, है ना। तो कोई एक शब्द दे दीजिए किसी को, और उस पर अगर वो बहुत अच्छे से बोला है, यानी कि आप उसका समझिए कि पहला स्किल कंप्लीट हो गया, यानी कि आपका पठन विकास हो गया है, पठन कौशल का विकास हो गया है ना। तो ये चीजें हो जाती है आपकी पठन कौशल का ये विकास का विधि है। अनुकरण विधि, संपर्क विधि, है ना। अनुकरण यानी कि फॉलो करना, किसी चीज को फॉलो कर पा रहे हैं, कोई चीज देखने के बाद उसको फॉलो कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, अनुकरण कर पा रहे हैं, तो आपकी अनुकरण विधि के माध्यम से आप पठन कर पाते हैं। अच्छा, इससे संबंधित त्रुटियां क्या हो सकती हैं, ये समझिए, इनसे प्रश्न आ सकता है, ऑप्शंस में प्रश्न आ सकते हैं आपके पठन विधि में। आपका पठन या फिर वाचन संबंधी त्रुटियां क्या हो सकती है। त्रुटियां यानी कि गलती, यानी कि ये ऐसी कौन सी त्रुटियां होती हैं, ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जिससे कि बच्चा पठन विकार से ग्रसित हो जाता है। पठन विकार से ग्रसित कहने का मतलब कि वो बच्चे को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो ये कैसे पता चलेगा, वो क्या कर रहा है तो पता चलेगा कि ये पठन विकार है उसका, ठीक है ना। तो सबसे पहले कि अटक अटक करते हैं, ये पहला विकार प्राप्त हुआ, हमें लगा ये पहला विकार, यानी कि पठन विकार में उसका अटक अटक कर पढ़ना। वाचन के समय अनुचित मुद्रा, मतलब कहना कुछ और है, कह कुछ और रहे, है ना। आपका जो फेस एक्सप्रेशन है, आंखें कुछ और कह रही हैं, मुंह कुछ और कह रहा है, नाक हाथ मुंह कुछ और किसी तरीके से चल रहा है, अंग संचालन प्रक्रिया सही नहीं हो रही है, और बोल कुछ और रहे हैं। अब नहीं की जगह हाँ का सिर हिला रहे, ऐसे हिला रहे हो, तो यानी कि ये भी एक त्रुटि मानी जाती है। पुस्तक को आंखों के सन्निकट या दूर रखना। अब आंख से काफी नजदीक भी कर लो तो किसी को दृष्टि दोष होगी तो दिक्कत होगा, दृष्टि दोष नहीं भी होगी तो हो जाएगा भाई, है ना। किताब को बार बार आप नजदीक से पढ़ोगे तो हो जाएगा, है ना। तो या दूर रखना। शुद्ध अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं, वाचन में गति का ना होना, पढ़ रहे हैं और उसमें जो है कि गति अवरुद्ध हो रही है, रुक रही है, थम थम के आ रही, तो वो भी एक त्रुटि मानी जाती है। पाठ्य सामग्री का कठिन होना, कभी कभी क्या होता है कि हमारे सिलेबस के अनुकूल चीजें हमें नहीं मिलती हैं, है ना। अपर सिलेबस मिल जाता है, कोई चीज कठिन मिल जाता है ना, लेवल के अनुसार ही मिला, जिस क्लास में आप उस लेवल से चीजें नहीं मिलती, तो ये भी एक त्रुटि का कारण होता है।
अक्षर या संयुक्ताक्षर संबंधित त्रुटियां, अक्षर नहीं पढ़ पा रहे हैं आप, संयुक्ताक्षर नहीं पढ़ पा रहे तो उससे संबंधित त्रुटियां हो सकती है। भावानुकूल आरोह अवरोह का अभाव, भावानुकूल यानी हम कह रहे हैं मुझे कब बात को चढ़ा के बोलना है, कब बात को नीचे उतार के धीरे से बोलना है ना, समझ रहे हैं आप बात, ये आपका क्या है, थोड़ा सा नीचे उतरा हमारा भाव। फिर हम समझ पा रहे हैं हमारा भाव, ये बात को चढ़ा दिया मैंने। अब इसका भावानुकूल, भाव के अनुकूल यानी भाव के अनुसार हम बातों का अवरोह आरोह नहीं समझ पा रहे हैं तो ये समझा जाता है कि पठन संबंधित त्रुटियां हैं। वाचन संबंधी मार्गदर्शन का अभाव, अध्यापक का व्यवहार यानी अध्यापक का सही व्यवहार भी नहीं है तो बच्चा कभी कभी डर की वजह से भी चीजों को सही नहीं कर पाता है कि नहीं। जैसे आप कक्षा में हैं, हो सकता है आपके डर से बच्चा हेजिटेट कर रहा हो या फिर किसी अन्य कारणों से इरिटेट हो रहा हो, है ना, और उसके पास साहस नहीं है कि वह आपके समक्ष कुछ बोल पाए कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है, तो अध्यापक का भी व्यवहार इसमें बहुत सहयोग है। अगर आप सहयोगात्मक व्यवहार रखते हैं बच्चे के साथ तो वह स्वतंत्र रूप से वाचन कर पाता है, पठन कर पाता है, लेखन कर पाता है, श्रवण कर पाता है। वाचन संबंधी मार्गदर्शन का अभाव यानी कि आप मार्गदर्शन नहीं कर रहे हैं, बेटा ऐसे बोलो, नहीं बोलते ऐसे, ऐसा करो बेटा, ऐसे बोलो बेटा, ऐसा नहीं करते, गंदी बात, ये सब चीज बचपन से आप समझा रहे हो, सिखा रहे हो, तो इसमें मार्गदर्शन आप सही नहीं दे रहे हैं तो बच्चा कुछ भी बोलेगा ना भाई, उसको कुछ भी बोलना है, वो तो सीख रहा है, वो तो कच्ची मिट्टी का घड़ा है ना। अब देखिए पाठन या वाचन संबंधी दोषों का निवारण, अगर ये दोष हो जाते हैं तो निवारण क्या करें, डायग्नोज कैसे करें इसे, है ना, इसका निदान क्या होगा, तो आइए देखते हैं। आवृत्ति पुनरावृत्ति, इसका अभिप्राय है कि बार बार आवृत्ति या पुनरावृत्ति के माध्यम से अभ्यास कराकर उच्चारण संबंधी दोषों का निवारण किया जा सकता है। बार बार आप रिवाइज करवाइए उससे, बार बार पढ़वाइए, बार बार पढ़वाएंगे, उच्चारण करवाएंगे तो अपने आप जो है कि सुधार हो जाएगा। स्थान परिवर्तन करिए, हो सकता है वो प्लेस उसके लिए उसको हेजिटेट कर रहा हो, स्थान बदल के देखिए, थोड़ा सा वातावरण, अब हो सकता है कि उसको गर्मी का मौसम है, उसको बैठा दिए एकदम बीच में, बच्चों के अंदर से हेजिटेट हो रहा है, उसका ध्यान क्या हो रहा है, भंग हो रहा है ना। ध्यान भंग होने वाली समस्याएं बड़ी जटिल होती है ना। ये समस्या हो गया तो समझिए कि फिर इसका उपचार नहीं है, निदान नहीं है। और ध्यान भंग होना भी अपने हाथ में है, क्यों हो रहा है इसका कारण ढूंढना चाहिए, है ना। इससे नुकसान होता है, अपना भी नुकसान होता है, सामने वाले का भी नुकसान होता है। अस्पष्टता निवारण यानी कि जो निवारण करना है उसको स्पष्ट रूप से करना है, तो ठीक है ना। चिकित्सा विधि, हो सकता है उस बच्चे के साथ कोई विकार जुड़ा, कोई डिसऑर्डर से हो, एएसडी हो सकता है, डीएचडी हो सकता है ना, प्रेक्सिया हो सकता है, डिस्ग्राफिया हो सकता है, डिसलेक्सिया हो सकता है, इतने सारे विकार भी हो सकते हैं। तो एक अच्छे चिकित्सक के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ विधि बताएगा कि भैया आप अपने बच्चे का ये इस तरीके से इलाज कीजिए, ऐसे पढ़ाइए, इस चीज में हेल्प कीजिए, है ना। तो ये भी आप कर सकते हैं निदान के। वाचन संबंधी उचित मार्गदर्शन करिए, कक्षा का आकर्षक वातावरण बनाइए कि वो खुशी खुशी चीजों को एक्सेप्ट करे, और रुचि का, सबसे बड़ी बात की रुचि उत्पन्न करिए उस बच्चे में पढ़ने के लिए या फिर किसी चीज की। अब देखिए, अब वाचन के प्रकार, भाषा शिक्षण में बालक पाठन कार्य दो प्रकार से करता है। एक तो वो मुंह से ध्वनियों का उच्चारण करते हुए अर्थबोध एवं भावानुभूति करता है। भावानुभूति का मतलब भाव को अनुभूति करके, महसूस करके, भावों को महसूस कर लेता है, ऐसे करता है, जिसे मौखिक पाठन या फिर सस्वर पाठन कहा जाता है। पाठन या वाचन के प्रकार का विस्तृत वर्णन रेखा चित्रों द्वारा प्रदर्शित निम्नलिखित है। वाचन के प्रकार कौन कौन से? सस्वर वाचन, मौन वाचन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, गंभीर वाचन, द्रुत वाचन, वैयक्तिक वाचन और सामूहिक वाचन, है ना। सस्वर वाचन यानी कि स्वरों के साथ बोल बोल के पढ़ना। मौन वाचन यानी मन ही मन पढ़ना। आदर्श वाचन यानी कि आप कहीं भी कोई चीज बोलने के लिए दे दिए तो आप अकेले भी हैं तो समय अनुकूल या फिर वातावरण अनुकूल होकर के चीजों का वाचन करें। अनुकरण यानी फॉलो कर रहे हैं आप, जैसे छोटे क्लासेस में कराया जाता है ना, प्री प्राइमरी में स्पेशली कराया जाता है ना। गंभीर वाचन, द्रुत वाचन, व्यक्तिक वाचन यानी कि अकेले बोल रहा है। सामूहिक वाचन एक ग्रुप में बुलवा रहे हैं आप। द्रुत यानी कि तीव्र, ठीक है ना, तीव्र वाचन। तो द्रुत वाचन, तो वाचन इतने प्रकार के। तो ये था आपका पठन या फिर वाचन। श्रवण का मतलब क्या होता है? सुनना। श्रवण का मतलब क्या हो जाता है? सुनना, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, श्रवण कौशल का आशय क्या होता है? श्रवण कौशल का आशय क्या होता है? भाषा सीखने का प्रथम स्तर श्रवण, श्रवण यानी सुनना। यह अन्य कौशलों को विकसित करने का प्रथम आधार है।
मैंने कहा ना, सुनना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, प्रथम आधार होता है किसी भी भाषा कौशल को विकसित करने के लिए। आप बेहतर सुन नहीं पाएंगे तो बेहतर कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो वो चीजें बचपन से ही कमी रहती है। अगर कोई बच्चा सुनने में कमी रखता है तो यानी कि उसका बचपन से ही मतलब चीजें खराब है, उसको कंसंट्रेशन सिखाया ही नहीं गया है, वो कंसंट्रेशन नहीं है उसके अंदर। अब वो चाहे पारिवारिक चीजों से हुआ हो चाहे जिससे, तो मैंने कहा ना कि भाषा का आधार होता है या अन्य कौशलों को विकसित करने का प्रथम आधार है। हम श्रवण को सुनने के अर्थ में ही समझते हैं। सुनना दो प्रकार का होता है, बिना समझे हुए सुनना दो प्रकार का हुआ, बिना समझे हुए सुनना, खाली सुन रहे हैं, ऐसे आपको देख रहे हैं, लगेगा कि आपको सुना जा रहा है लेकिन ध्यान बगल वाले पे है, बगल वाली पे है, तो यहाँ पे है वहां पे, लेकिन लगेगा कि वो आपको देख रहा है, लगेगा कि आपको देख रहा है, आपको ध्यान से सुन रहा है ना, एकदम आई कांटेक्ट बनाया हुआ है। ऐसे कई बार छोटे क्लासेस में हुआ करता था ना, हमारा मन नहीं करता था, हिस्ट्री के स्पेशली टीचर्स आते थे तो उनके साथ क्या होता था, हम उनको देख नहीं पाते थे, उनको जनाते थे, हम लोग जनाते थे कि हम लोग आपको ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन वास्तव में जब वो प्रश्न पूछना शुरू करते थे, भाई रुचि नहीं है, हिस्ट्री इतना ब्रॉड पार्ट होता है, सब्जेक्ट होता है कि चीजें डिस्टर्ब हुआ रहती। भाई मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मेरे साथ हुआ है तो मैं बता रही हूँ। तो छोटे अब जा करके चीज जब हायर क्लासेस में गए हैं हम लोग, तब समझ में आई है कि भाई ध्यान से हम लोगों ने सुना होता तो आज ये स्थिति ना होती, है ना। तो ये चीजें होती है, कहने का मतलब है कि तब हम जनाते थे, हम टीचर्स को क्या दे, आई कांटेक्ट रखते थे कि सर को लगे नहीं कि हम उनको ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, है ना। तो ये जैसे कि बच्चों वाली हरकतें होती हैं, छोटे बच्चे करते कि लगाएंगे कि हम सुन रहे हैं। ध्यान कहाँ रहेगा, सखी पे रहेगा, सखा पे रहेगा, अगल बगल ध्यान रहता है ना। तो उस वक्त जो है बिना समझे सुनना भी एक प्रकार, दो प्रकार का मैंने बोला ना। और दूसरा सुनकर अर्थ ग्रहण करना, यानी कि आप क्या कर रहे हो, आत्मसात, एसिमिलेट कर रहे हो, आप उस चीज को आप सुन रहे हैं और आप उसको आत्मसात कर रहे हो, अपने अंदर समाहित कर रहे हो। दो प्रकार का सुनना होता है, और जिसमें कंसंट्रेशन हाई लेवल का होता है ना, ये अर्थपूर्ण वही सुनता है, ठीक है। जैसे मुझे पता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप में से बहुत लोग पेडागोजी नहीं सुन रहे होंगे। पेडागोजी थोड़ी सी बोरिंग है, लेकिन इसको आपको रुचिकर बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा सुनना पड़ेगा। क्या करें अब इसमें, इसमें मैं मेरे हिसाब से कुछ भी मुझे लग रहा है, मैं अपने बेस पे तो रुचिकर बना सकती हूँ, लेकिन होता नहीं है भाई, क्या करें। जब हम पढ़ते थे तब की भी यही स्थिति थी, है ना। बच्चा अपने परिवार में माता पिता, भाई बहन एवं अन्य सदस्यों द्वारा प्रयुक्त विचार एवं भाषा को सुनकर अनुकरण यानी फॉलो करता है, जिससे उसके शब्द भंडार में वृद्धि होती है। जितना अच्छा सुनेंगे उतना ज्यादा वर्ड्स गेन करेंगे, उतनी अच्छी डिक्शनरी होगी आपकी, है ना। तो शब्द ज्यादा से ज्यादा अच्छे लोगों को सुनिए, बुरे लोग बात नहीं करें, अच्छी चीजों को सुनना है। ये नहीं कि बगल में झगड़ा और तो गाली सुनने चले जाएं, तब तो वही शब्द का भंडार बनेगा आपके दिमाग में। तो अच्छी चीज सुनना है, ज्यादा से ज्यादा अच्छे लोगों को, अच्छे टीचर्स को, अपने से बड़ों को जो अच्छे बोलते हैं उनको सुना करें, आप उनसे पूछा करेंगे, सर कुछ बताइए, चलिए कुछ हो जाए, चलिए कुछ बताएं। मैं आप लोगों की बात कर रही हूँ, आप लोग बहुत बड़े होंगे, मुझे पता है कि कई लोग 35 प्लस भी होंगे, 40 प्लस भी होंगे, है ना। तो आप आज भी सुनिए, क्योंकि सीखना कभी खत्म नहीं होता है, आदिगम सतत चलने वाली, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, सीखते रहना चाहिए आजीवन। हमारे बहुत से ऐसे जो है कि नेता लोग हुए, है ना, आजीवन पढ़ाई की उन्होंने। अरुण जेटली का नाम सुना है ना, सुना है आपने। उनको जॉब मतलब जो पद था उस पद को से हटने के बाद भी उन्होंने पढ़ाई की, उनकी एक अपनी लाइब्रेरी हुआ करती थी। तो कहने का मतलब है सीखना कभी खत्म नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। फालतू का समय व्यतीत ना किया करें, समय मिलते ही किताब उठा लिया करें, कुछ ना कुछ पढ़ते रहा करें, कुछ ना कुछ क्रिएटिव। नहीं पढ़ना है, बच्चों को उठा के पढ़ाना शुरू कर दीजिए, कोई अपने घर के बच्चे उनको बुलाओ, तुमको आज पढ़ाते हैं। तो इससे क्या होती है ना कि आपकी, अब ये कहेंगे मैं अब क्या करके क्या करूँगा, खाना पीना सोना पैसा कमाना है, कहाँ समय है ना। लेकिन क्या एक समय बाद जो है कि क्या जॉब आपका आजीवन चलने वाला है, नहीं ना। तो जीवन को समृद्ध बनाए रखने के लिए आप शुरू से इस पे प्रयासरत में रहा करिए, है ना, प्रयास करते रहा करें। अच्छा, श्रवण कौशल के आवश्यक तत्व क्या है, यानी कि सुनने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। आवश्यक तत्व कौन से? श्रोता को भाषा की ध्वनियों, ध्वनि समूहों एवं शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। श्रोता में मूल ध्वनियों, ध्वनि समूह में अंतर करने की योग्यता होनी चाहिए। तो मूल ध्वनि कौन सी है, ध्वनि समूह कौन सी है। श्रोता में सुनने की तत्परता होनी है, तत्पर इंटरेस्ट होना चाहिए कि हाँ मुझे सुनना है,
अगर इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो फिर वही पहला वाला मेथड रहेगा, जो सुन तो रहा है लेकिन समझ नहीं रहा है। श्रोता में सुनने में उसकी रुचि और अवधान श्रोता में धैर्यपूर्वक पूर्ण मनोयोग से सुनने की आदत बननी चाहिए। सुनी हुई सामग्री का अर्थ और समझने की योग्यता होनी चाहिए। बोलने वाले के हाव भाव के अनुसार अर्थ और भाव समझने की योग्यता होनी चाहिए। बहुत लोग भाव समझते हैं लेकिन अपना काम निकालने के लिए, जहाँ काम निकला तहाँ फिर दूसरे पे ध्यान जाएगा। आपको देख रहे होंगे लेकिन ध्यान कहीं और रहेगा, है ना। तो वो अवधान की कमी होती है। इससे चाबी भूलेगा, घर की चीजें भूलेंगी, सामान भूलेगा, अपने दैनिक जीवन के कार्य को भूल जाएंगे, आप इतना मगन हो जाएंगे, है ना। दिखाएंगे कि हम आपको देख रहे हैं सुनते वक्त, ठीक है। तो वो चीजें हो जाती है। और आपके साथ दैनिक जीवन में आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि जब आप किसी को सुन रहे हो लेकिन आपका ध्यान अगर डिस्टर्ब हो तो स्पेशली ऐसा होता है कि कई से परिस्थितियां भी ऐसी होती है जिसकी वजह से दिमाग विचलित होता है, तो आप डर के मारे हो सकता है कि आपको देख रहे हो कि आई एम लिसनिंग टू यू, है ना, आई एम लिसनिंग यू एंड आई एम कंसंट्रेट हियर, लेकिन चीजें कुछ और होती हैं, ठीक। तो ये चीजें बनती हैं। श्रवण कौशलों का विकास कैसे करें? अगर श्रवण कौशल बना विकसित करना है, उसमें दक्षता लानी है, श्रवण में दक्षता लानी है, स्पेशल बना उसको उसमें स्किल्ड होना है, तो क्या करना चाहिए, कैसे विकास करें? बालकों में श्रवण कौशल के विकास की प्रक्रिया प्राथमिक स्तर से ही प्रारंभ हो जाती है। यानी कंसंट्रेशन बनाना है तो उसका जो हाइपर एक्टिव होता है ना, उसको कम करना पड़ेगा। और वो कैसे करेंगे, हम शिक्षक से अच्छा कौन जानेगा, है ना, है कि नहीं। और सतत प्रयास और अभ्यास के आधार पर पूर्ण होती है। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षक को इन कौशलों के विकास के लिए कुछ निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। यहाँ पे कौन कौन से बिंदु है यहाँ दिए। श्रवण कौशल का महत्व क्या क्या है आइए देखते हैं। प्रारंभ स्तर पर बालक में ज्ञान प्राप्ति का आधार श्रवण ही होता है। वह सुनकर ही अपने आसपास और परिवार के बारे में जानता है, तो अच्छी बातें बोलनी चाहिए। बालक के व्यक्तित्व के विकास में श्रवण कौशल का अधिक महत्व है। वह जिन ध्वनियों को अपने बड़ों से सुनता है उसके मन मस्तिष्क में अंकित हो जाता है, छप जाता है। अंकित ध्वनियां ही उसकी भाषा ज्ञान का आधार बनती हैं। अब उसी में वो बड़ा उसको मॉडिफाई करेगा, क्वालिफाई करेगा तो उसको बोलेगा। कुल मिला कहना चाहिए कि उसकी बीज ही आप अच्छी बोइए ना, उसका बीज अच्छा बोइए ताकि वो चीजों को और अच्छे बेहतरीन ढंग से कर सके। श्रवण कौशल की शिक्षण विधियां कौन कौन सी है? इसमें भी वही विधियों का प्रयोग करेंगे जैसे कि उसमें विधियों का प्रयोग पाठन और वाचन में कर रहे थे हम लोग विधियों का प्रयोग। तो श्रवण कौशल की कौन कौन सी विधियां होती है? श्रवण और वाचन वही सेम आपका पठन की तरह ही है, पठन की तरह ही है, क्योंकि सुनने के बाद ही आप पठन करते हैं। तो छात्र अध्यापक द्वारा किए गए आदर्श वाचन और कक्षा में किसी अन्य छात्र द्वारा किए जाने वाले अनुकरण वाचन को ध्यानपूर्वक सुनकर शुद्ध उच्चारण, यति, गति, आरोह अवरोह आदि का ज्ञान बढ़ता है। ये तो समझ पा रहे ना। यति यानी रुकावट, गति यानी चल देना, आरोह उतार चढ़ाव का ज्ञान प्राप्त करता है। प्रश्नोत्तर, कक्षा शिक्षण के उपरांत यानी कि कक्षा में शिक्षण हो गया, टीचिंग कर लिया आपने, तो अध्यापक पठित सामग्री को आधार बनाकर छात्रों से प्रश्न पूछता है। मान लीजिए आप पढ़ाने से पहले आप पहले ही बोल दीजिए, क्या बोल दीजिए कि मैं इस पैराग्राफ से आपसे कुछ ही समय में आफ्टर द क्लास आई विल आस्क द क्वेश्चंस, ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछूंगा इस चैप्टर से या फिर इस पद से या फिर आपका इस अनुच्छेद से मैं प्रश्न पूछने वाला हूँ। वो बच्चा अलर्ट होकर के उन चीजों को श्रवण करेगा। छात्रों के उत्तर से इस तथ्य का मूल्यांकन हो जाता है कि बच्चा ध्यान से सुन रहा था कि नहीं ध्यान से सुन रहा था, या फिर चीजों को समझ रहा था या फिर नहीं समझ रहा था, ठीक है ना। कहानी कहना और सुनना जाहिर सी बात है, मैंने कहा ना, देखना और करना वहां था। अब पाठन वाले में पाठन विधि में था, वाचन विधि में। अब यहाँ पे सुनने में कहानी कहना और सुनना। अध्यापक बच्चों को कहानी सुनाई और बाद में उसी कहानी को बच्चों से सुने। इससे पता लग जाएगा कि छात्रों ने कहानी सुनी या नहीं। कहानी के द्वारा बच्चों का ध्यान सुनने की तरफ आकर्षित किया जा सकता है। श्रुतलेख, श्रुतलेख किसे कहते हैं? वैसे तो श्रुतलेख यानी श्रुत में सुनना, श्रुत का अर्थ होता है सुनना, सुनना, लेख यानी सुनकर लिखना है, डिक्टेशन बोलना, डिक्टेशन कहते हैं इसको। वैसे तो श्रुतलेख लेखन कौशल को विकसित करने का साधन है, परंतु इसकी सहायता से श्रवण कौशल को भी विकसित किया जा सकता है। श्रुतलेख सुनकर लिखना होता है। जो छात्र ध्यान से सुनेगा वह पूरी सामग्री को लिख लेगा। जो छात्र ध्यान से नहीं सुनेगा उसके लेख के बीच बीच में शब्द या वाक्यांश क्या हो छूट जाएगा। प्रश्नोत्तर लिखाते हैं ना अपर प्राइमरी में, प्राइमरी तक आप कोशिश करते हैं कि लिखे बच्चा, और जब अपर प्राइमरी में जाता है 6 to 8 में जाता है तो क्या करता है, सुनता है और लिखता है। अगर उसने ध्यान से नहीं सुना तो जरूर छोड़ेगा वो, ठीक है।
भाषण, भाषण किसे कहते हैं? भाषण श्रवण कौशल का प्रशिक्षण देने में भी प्रयुक्त किया जाता है। वैसे तो यह मौखिक कौशल को विकसित करने का साधन है। छात्रों को पहले यह बता दिया जाता है कि भाषण को ध्यान से सुने। भाषण समाप्ति के बाद उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यानी कि भाषण भी एक माध्यम बन सकता है कि आप कोई स्पीच दे रहे हैं या फिर उनसे स्पीच करवा रहे हैं तो वो अच्छे से सुना है कि नहीं, ठीक है ना। तो दूसरा कौशल हुआ समाप्त आप लोग का। तीसरा क्वेश्चन मैं शुरू करने जा रही हूँ। यहाँ पे है आपका लेखन कौशल, ठीक है ना। वो कौन सा हो गया? सुनना, बोलना, पढ़ना, बोलना, वाचन। वाचन और पठन आपका हो गया। वाचन और पठन एक ही में हुआ है, ठीक है ना। वाचन और पठन एक ही में हुआ है। अब लिखना ये लास्ट है। अब देखिए लेखन कौशल का आशय और महत्व क्या होता है। लेखन कौशल कहते किसे? बालक अपने भाव विचारों की अभिव्यक्ति दो रूपों में करता है, बोलकर या मौखिक या फिर लिखकर, है कि नहीं। जब बालक अपने विचारों को ध्वनियों के माध्यम से मुख से उच्चारित करके बोलता है तो उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं, और जब लिख कर बताता है तो वो लिखित अभिव्यक्ति होती है। किंतु बालक जब उन्हीं भाव विचारों और स्वानुभव को सार्थक विशिष्ट ध्वनि प्रतीकों के द्वारा लिख कर अभिव्यक्त करता है तो उसे लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। या यूं कहे कि बालक जब मौखिक अभिव्यक्ति को सार्थक ध्वनि प्रतीकों को के द्वारा लिख कर व्यक्त करता है तो उसे लिखित अभिव्यक्ति कहा जाता है। तो इसका आशय कंप्लीट हुआ लेखन कौशल। अब लेखन कौशल का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि अगर आप में लेखन कौशल हो गया है तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्र सोचने और निरीक्षण करने के बाद भावों को क्रमबद्ध रूप से व्यक्त कर सकेगा, है ना। यानी कि अगर उसमें लेखन क्षमता अच्छी हो गई, विकसित हो गई है, वो कौशल विकसित हो गया है तो भाव को क्रमबद्ध रूप से लिख करके वो व्यक्त कर पाएगा अच्छे से, उसकी लेखन शैली। और ये बहुत ही इसको अंत में रखा गया है। इसको अंत में लिखा ना, रिटन एग्जाम्स कहते हैं ना। आप लोग एग्जाम्स भी देते हो तो आपका एग्जाम्स कैसा होता है? रिटन एग्जाम्स के मतलब इसने भावपूर्ण तरीके से लिखा है कि नहीं, शानदार लिखा है कि नहीं। छात्र सुपाठ्य लेख लिख सकेगा। सुपाठ्य यानी कि अच्छे पाठ्य, यानी पढ़ने योग्य शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिख सकेगा। छात्र ध्वनि समूहों, शब्द, सुक्ति, मुहावरे का ज्ञान प्राप्त कर सकेगा, है ना। तो ये उद्देश्य होता है कि भैया लेखन कौशल विकसित करना है बच्चे में, तो ये उद्देश्य हमारे अध्यापकों का होना चाहिए। लेखन कौशल का विकास कैसे करें? भाषा सीखने का एक स्वाभाविक क्रम होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। मैंने कहा ना सु वो पली ये क्रम होता है। ये भाषा अगर सीख रहे हैं आप, पहले तो आप लोग मैडम में लिख नहीं रही है सु वो पली, क्या करें, थोड़ा सा ध्यान भंग। तो सुनना ये क्रम होता है, आपने ध्यान से सुना, फिर आप उसको बोल पा रहे हैं, फिर बोल करके उसको पढ़ पा रहे हैं, है ना, किसी चीज को, फिर उसको अच्छे से सुव्यवस्थित ढंग से, सुगठित ढंग से लिख पा रहे। भाषा सीखने का एक स्वाभाविक क्रम। हाँ, भाषा की शिक्षा देने के लिए प्राथमिक स्तर से ही बच्चों में इन चारों कौशलों को क्या करना चाहिए? विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। आगे लेखन के प्रकार कौन कौन से, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। लेखन के प्रकार, सुलेख, अनुलेख, प्रतिलेख, ये सब इसके प्रकार होते हैं लेखन के, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। लेखन के प्रकार, सामान्यतः लेखन का अभ्यास 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार। सुलेख यानी सुंदर लिखना, सु में सुंदर, सु उपसर्ग लगाए, सु का मतलब होता है सुंदर। ये उद्देश्य होता है सुंदर लिखवाने का बच्चों से। सुंदर लेख को सुलेख कहते हैं। यह लेखन का प्रथम और आवश्यक गुण है। सुलेख लिखते समय वर्ण के विभिन्न अवयवों की बनावट, यानी अगर मैं क लिख रही हूँ तो सुंदर बना रही हूँ कि नहीं, ये क हो गया। लेकिन कुछ बच्चा क्या करेगा, ऐसे करके ऐसे कर देगा, ऐसे खींच देगा। ये अच्छा बनावट है क्या? आपको लग रहा है अच्छी बनावट आपकी ये इस प्रकार की हो गई, तो आप वो बच्चा सुंदर, उद्देश्य क्या होना चाहिए सुलेख का कि बच्चा सुंदर लिख रहा है कि नहीं, ये चीज देखना है। अवयव का मतलब होता है क्या? अंग, है ना। जैसे ये मैंने अंग बनाया तो ये इसका आपका आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर है ना, अंग है ना। उसी तरीके से किसी भी वर्ण का अंग होता है। मैंने ये सर्कल बनाया, फिर पूंछ लटकाया, फिर शिरोरेखा दी, है ना, तो ये आपकी क्या हो गई, ये अंग हो गए। तो ये अंगों की बनावट सही है कि नहीं वर्णों की? सुडौलता है कि नहीं, मतलब दिख रहा है। सुडौल यानी कि अच्छा खासा चौड़ा होना चाहिए, दिखना चाहिए, वो वर्ण दिखना चाहिए। वर्णों में स्वर मात्राओं का उचित योग, वर्ण से वर्ण और शब्द से शब्द की उचित दूरी,
सीधी सीरो रेखा है कि नहीं, आदि बिंदु पर विशेष ध्यान दिया जाता है। किसमें? सुलेख में। अनुलेख, अनु का मतलब होता है पीछे, अनु का मतलब क्या होता है? पीछे, अनुकरण करना, अनु पीछे, फॉलो करना। यानी कि अनुलेख से अभिप्राय है शाम पट अथवा पुस्तक की सामग्री को ज्यों का त्यों देख करके लिखना, यानी कि फॉलो करके लिखना। ही मैं ये ऐसे लिख दी और आप नोट्स बना रहे हो तो वो अनुलेख होता है। आज तक नहीं पता रहा होगा आपको, आवाज से जान जाइएगा, ठीक है ना। अनुलेख का मतलब होता है आप कॉपी करके, आप बुक्स कॉपी या फिर कहीं पे लिख रहे हैं तो वो अनुलेख होता है, ठीक है ना। आप देखिए होंगे अनुलेख की किताबें मिलती हैं क्लास अप टू 5th क्लास तक, है ना। राइटिंग की बुक्स आती है हिंदी इंग्लिश की, तो बहुत सारे टीचर्स कराते नहीं, होमवर्क दे देते। हम लोग के टाइम होमवर्क दे देते गर्मी छुट्टी में करके लेके आओ, खूब करो। राइटिंग देने की जगह पे किताब को भरने दे देते, है ना। अनुलेख का उद्देश्य होता है शुद्ध वर्तनी सहित लेखन का अभ्यास कराना, यानी बार बार रिपीट करेगा बच्चा उन चीजों को तो शुद्ध लिखना सीखेगा। अनुलेख में सुलेख का ध्यान रखना चाहिए। अनुलेख लिख रहे हैं तो सुलेख का ध्यान है कि सुंदर लिखना भी है, इस बात का भी ध्यान। आगे है श्रुतलेख। आगे क्या है? श्रुतलेख। श्रुतलेख अभी मैंने डिक्टेशन बोल रहा है कोई, उसको सुन रहे हैं और आप फिर लिख रहे हैं, तो डिक्टेशन जो इंग्लिश में बोलते हैं ना, डिक्टेशन बोल रहे हैं, मैं वैसे बोल रही हूँ, आप लिखते जा रहे हो, तो वो आपका श्रुतलेख होता है। श्रुत का मतलब सुनना, सुनकर लिखे गए लेख को श्रुतलेख कहते हैं। इसका उद्देश्य वक्ता द्वारा उच्चारित ध्वनि को कान लगा सुनना, उसके अनुरूप उचित गति, स्पष्टता एवं शुद्धता से लिखने का सूक्ष्मता पूर्वक अभ्यास करना होता है। अब लेखन शिक्षण के गुण क्या होने चाहिए? कि लेखन सुंदर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, सुडौल होना चाहिए, उसमें प्रवाहशीलता होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए, विषय यानी कि शिक्षण सामग्री उपयुक्त अनुच्छेदों में विभाजित होना चाहिए, भाषा और शैली में प्रभाव उत्पादकता होनी चाहिए, यानी जो उत्पादन हो रहा है वो प्रभावपूर्ण होना चाहिए, भाषा व्याकरण सम्मत हो। व्याकरण सम्मत कहने का मतलब क्या होता है? उसमें व्याकरण समाहित हो, यानी शुद्धतम रूप हो, कहीं कोई वर्ण मात्रा उच्चारण आदि में दिक्कत। लेखन की शिक्षण विधि मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए हो सकता है प्रश्न यहाँ से आ भी जाए आपका। तो मौर्य मॉन्टेसरी का नाम सबसे पहले आता है, आप इनको देखिएगा, ये इटली से थी, डॉक्टर भी थी ये, ठीक है ना। आइए देख लेते हैं, सबसे पहले नाम आता है मौर्य मॉन्टेसरी का। मारिया मॉन्टेसरी इटली की एक चिकित्सक तथा शिक्षा छात्री थी, जिनके नाम से शिक्षा की मॉन्टेसरी पद्धति प्रसिद्ध है। आइए देखते हैं इन्होंने क्या बोला था लेखन विधि को लेकर के। भाषा विधि, अभी मैंने हेडिंग बताया आपको क्या, लेखन की शिक्षण विधि कौन कौन सी। तो यहाँ पे आप मैडम मॉन्टेसरी को देख पा रहे होंगे। मॉन्टेसरी ने लिखना सिखाने में आंख, कान और हाथ तीनों के समुचित प्रयोग पर बल दिया है, यानी कि बच्चों को कंसंट्रेट होकर, यानी किसी चीज को देखना है, यानी कि आंख, और माने शुद्धलेख की बात करूं मैं, शुद्धलेख की बात करूं तो कोई चीज आप सुन रहे हो, कान का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, सुन लिया आपने, फिर उसमें हाथ का प्रयोग है। कान को सुनने के जस्ट बाद आपका हाथ एक्टिव होगा। आपने आपको बोला ये कमल, तो आपने शुद्ध सुना, कमल की जगह कलम ना लिख दे, इस बात का ध्यान देना है। तो कमल सुना आपने तो कमल बोला गया। अब मैं आपसे मांगू किताब और आप दे दे माचिस का डिबिया, यानी कि आपका श्रवण शक्ति है नहीं आप में, है ना, वो उसमें आप दक्ष नहीं हुए हैं। तो कहना मतलब या तो इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो आपने कान से सुना, मॉन्टेसरी का कहना है, मॉन्टेसरी ने कहा है कि मतलब बच्चों को जब लिखाया जाए तो सबसे पहले उनके तीनों एक्टिव होना चाहिए, कान, हाथ और क्या, आंखें। यानी कि आपने सुना, लिखा और कहीं गलती तो नहीं लिखा, इस बात का ध्यान देना है। तो ये मॉन्टेसरी मैम का कहना था। इनके मतानुसार पहले बालक को लकड़ी या फिर गत्ते को काट के बताया। इनके मेथड में समझिएगा, मॉन्टेसरी विधि का मतलब गत्ते को काटा जाता, गत्ता समझ रहे हो ना, कार्टन वगैरह देखे ना आप लोग, कार्टन जो आता है ग्रे ब्राउन कलर का आता है डब्बा, बड़ा बड़ा पेपर का डब्बा आता है, वो गत्ते को काट काट करके वर्ड्स और या फिर लेटर्स को बच्चों को सिखाए जाने वाली जो विधि होती है वो मारिया मॉन्टेसरी विधि कहा गया है ना। तो इनमें इनके अनुसार, इनके मतानुसार पहले बालक को लकड़ी या फिर लकड़ी में डिजाइन, जैसे मान लीजिए कोई लकड़ी है, बोर्ड है लकड़ी का, उसमें कटिंग कर दीजिए, क की कटिंग गहराई में काट दीजिए, तो इससे भी वो क्या करता है, सीखेगा, लिखेगा या फिर उस पर दोहराएगा। गद्दे या प्लास्टिक के बने अक्षरों पर उंगली फेरने को कहा जाए, फिर उन्हें पेंसिल को उन्हीं अक्षरों पर घुमाना चाहिए, ऐसा मैडम ने कहा था। पेंसिल प्राय रंगीन होनी चाहिए। इसी प्रकार बालक अक्षरों के स्वरूप से परिचित होकर उन्हें लिखना सीखना। तीन की विधि में है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा आप लोग। मॉन्टेसरी विधि अगर पूछे तो आप ऐसे बताइएगा कि लिखने की विधि में उन्होंने ये विधि बताया है, और किन बातों पे बल दिया, अंगों का कौन सा प्रयोग बल दिया, तो आंख, कान और हाथ पे बल दिया है। मारिया मॉन्टेसरी इटली की एक चिकित्सक तथा शिक्षा शास्त्री थी, जिनके नाम से शिक्षा की मॉन्टेसरी पद्धति प्रसिद्ध है।
उनकी शिक्षा पद्धति आज भी कुछ विद्यालयों में चलती है और प्रसिद्ध भी है, प्री प्राइमरी लेवल पे कराया जाता है स्पेशली। दूसरा मेथड है आउटलाइन मेथड, यानी कि रूपरेखानुकरण विधि। इस विधि में शिक्षक श्याम पट्ट या स्लेट पर चौक या पेंसिल से बिंदु रखते हुए शब्द या वाक्य लिख देते हैं और छात्रों से उन निशानों पर पेंसिल से लिखने के लिए बोलता है, जिससे शब्द वाक्य या वर्ण उभर कर आते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए बोल दिया गया ऐसे, बेटा आपको क्या लिखना है, 7 लिखना है, 7 लिखना है। एक बिंदु बेटा यहाँ बिंदु यहाँ पॉइंट बनाइए, एक पॉइंट यहाँ बनाइए और एक पॉइंट यहाँ बनाइए। बेटा तीनों को मिला दो, तीनों को मिला दो और एक ऐसे क्रॉस, ये हो गया 7, ये हो गया 7। फिर आप बेटा एक काम करिए, एक ऐसे पॉइंट बनाइए, एक ऐसे पॉइंट बनाइए, फिर इसको जो है कि यहाँ पॉइंट बनाइए, ठीक, दोनों को मिला दो बेटा, फिर ऐसे कर दो, है ना। फिर एक बेटा सर्कल बना लो, सर्कल बना लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट बनाओ और ऐसे ही हल्का सा सर्कल लेते हुए ऐसे बना दो, ये हो गया कर्व। ये अनुकरण किया गया, फॉलो किया गया, पॉइंट्स टू पॉइंट फॉलो कराया गया, तो इसको कहते हैं अनुकरणात्मक या फिर आउटलाइनिंग। आपने आउटलाइनिंग दी ना, आउटलाइनिंग दी, इसको आउटलाइन बोला जाता है, आउटलाइनिंग, इसको आउटलाइन मेथड कहा जाता है। इस प्रकार अभ्यास के माध्यम से वर्णों को लिखना सीख जाता है। लेखन कौशल सिखाने की एक पारंपरिक और प्रभावी प्रारंभिक विधि है ये, जिसमें शिक्षक अभ्यास पुस्तिका या फिर स्लेट पर डॉट के रूप में अक्षर या फिर वाक्य लिखते हैं। बच्चे देखा होगा ना आपने, जो बुक्स आती है, राइटिंग बुक्स आती है, हिंदी और इंग्लिश की राइटिंग बुक्स, उसमें भी देखे होगा ना, डॉट 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 करके बना होता है, ऐसे ऐसे डॉट डॉट बनाने के लिए कहा जाता है, उसको दोहराने के लिए कहा जाता है, बेटा दोहराइए, करते हैं ना, आप लोग भी सिखाए होंगे। बच्चे निशानों पर पेंसिल या चौक चलाकर रूपरेखा पर फेर कर अक्षर का सही आकार लेखन अभ्यास सीखते हैं। यह मुख्य रूप से छोटे बच्चों के लिए उपयोगी, मैंने कहा ना, प्री प्राइमरी लेवल पे यूजेबल है। स्वतंत्र अनुकरण विधि, स्वतंत्र रूप से अनुकरण करना, यानी कि शिक्षक इस प्रविधि में श्याम पट्ट या फिर अभ्यास पुस्तिका या फिर स्लेट पर अक्षरों को लिख देते हैं। अब इसमें पॉइंट्स की डॉट की जरूरत नहीं है, उसमें डॉट था, इसमें डॉट नहीं, इसमें डायरेक्ट ऐसे करके कहेगा कि इसको दोहराइए या फिर ऐसा ही लिख के दिखाओ, या फिर ऐसा ही लिख के दिखाओ, ठीक है। छात्रों को कहा जाता है कि उन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वयं इसी प्रकार के अक्षर बनाएं। प्रारंभ में बच्चे इस विधि से लिखना सीखते हैं, आप लोग भी कराए है कि नहीं, कराए होंगे, LKG में, UKG में, KG में कराते होंगे। कॉटट विधि, जे कॉटट द्वारा जो है कि वो किया गया था, इसको प्रतिपादित किया गया था जे कॉटट द्वारा। तो कॉटट विधि में क्या है, इस प्रणाली में शिक्षक बालकों द्वारा पढ़े हुए वाक्यों को स्वयं लिखकर छात्रों को लिखने के लिए दे देता है। छात्र एक एक शब्द लिखकर अध्यापक द्वारा लिखित शब्द से मिलाते हैं कि सर जो लिखे हैं, वही जैसे कमल लिखे हैं तो कमल, उसके जस्ट नीचे क बच्चा लिख रहा है, ये म और ल, ये बच्चा लिख, ठीक है। जे कॉटट विधि शिक्षा के क्षेत्र में एक अनुकरण विधि है, यानी इमिटेशन मेथड है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है छात्र को स्वयं सीख, यानी सेल्फ लर्निंग, अक्षर ज्ञान या फिर लेखन कला में पारंगत बनाना। इस विधि में शिक्षक श्याम पट्ट, स्लेट, कॉपी पर अक्षर लिखते हैं और छात्रों को उसे देख करके स्वयं नीचे वैसे लिख, वही चीज है बगल वाले की अनुकरण की तरह ही है। अभी लास्ट टॉपिक आज का आप लोग का, लिखना सिखाने में ध्यान देने की उपपद, मतलब हमें किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए, किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए लिखवाते समय या फिर लेखन कौशल विकसित करते समय। तो बैठने का ढंग सही होना चाहिए, ये नहीं कि ऐसे किताब लिए हैं ऐसे करके लिखने हैं, ये गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया। इससे क्या होगा कि बड़ा छोटा उसका जूम हो रहा है कि छोटा हो रहा है, पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ये चीजें, बैठने की विधि सही होनी चाहिए। बच्चे लिखते समय छात्रों की रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, छुप कर लिखने की आदत नहीं बनानी है, पहला। दूसरा, अभ्यास पुस्तिका की आंखों से दूरी होनी, अबाउट 25 to 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 25 to 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है ना। मिनिमम बता रही मैं, ज्यादा ना तो और अच्छी बात। छात्र अभ्यास पुस्तिका को, अब ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे लिख रहा है तो ऐसे लिख रहा है, ऐसा भी नहीं, अबाउट ये आपका 20 सेंटीमीटर के आसपास होगा, ये 15 हाँ 20 15 to 8, तो लगभग इतनी दूरी है आपकी, इतनी रहनी चाहिए, ठीक है ना। छात्र अभ्यास पुस्तिका को आंखों से लगभग 1 फुट की दूरी पर रखकर लिखे। कलम पकड़ने की विधि, पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम रखकर उसे अंगूठे से पकड़ना चाहिए। पहली और दूसरी, देखिए क्वेश्चन आ चुका है PTC वगैरह में, बीएड वगैरह में आ चुका है क्वेश्चन। ये जो है ना, पहली उंगली अंगूठा, अंगूठे से पकड़ बनानी चाहिए, पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम रखनी चाहिए, इसके बीच में, ठीक है। उसे अंगूठे से पकड़ना चाहिए। कलम की नीब को लगभग 1 इंच ऊपर पकड़ना चाहिए, 1 इंच ऊपर, लगभग इतना,
ठीक है। कुछ बच्चों को आपने देखा होगा ऐसे लिखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं, ये नहीं होनी चाहिए। अबाउट 1 इंच डिस्टेंस होना चाहिए, से ऊपर पकड़ना चाहिए। पढ़ना लिखने के साथ साथ पढ़ना भी हो, नहीं तो लिखना निरर्थक हो जाएगा। पढ़ेगा मीनिंगफुल लिखेगा तो अच्छा रहेगा। उपयुक्त वातावरण हो, समय स्थान आदि की उपयुक्ता पर। अभी ऐसा नहीं कि बच्चे को बैठा दीजिए, बारात आई है और वहाँ ढोल बज रहा है, वहीं पर बेटा पढ़ाई करना, कल एग्जाम है, काम खत्म, कहाँ पढ़ेगा वो, है ना। तो ये चीजें, सुडवल अक्षर का उपयोग करें, छात्र अक्षर को सुंदर बनाने का प्रयत्न करें। अक्षर पूरे लिखे जाएं तभी वह सुडौल होंगे। शीरो रेखा का ध्यान देना, यानी कि जो आप ये ऊपर लाइन लगाते हैं, कॉपी, ये टोपी जो पहनाते हैं वही। शीरो रेखा अक्षर का आवश्यक अंग है। बाएं से दाएं सभी वर्गों वाक्यों के लिखने का क्रम बाएं से दाएं रखें, बाएं से दाएं ऐसे। हिंदी में तो ये लिखेंगे ना, हिंदी भाषा में तो ऐसे लिखेंगे, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में जो है ऐसे लिखना है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपको नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी और बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, बहुत टफ आपका पेडागोजी नहीं आता लैंग्वेज का, ठीक है ना। और बहुत बहुत आप लोग को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।